उसको एनहांस करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली पोएटिक डिवाइस होता क्या है, डेफिनेशन भी आपको बता दे ताकि आप समझ जाओ। अच्छा बात ये है, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के बहुत जरूरी हिस्सा है ये। पोएटिक डिवाइसेस को यूज करने की वजह से उसकी फील बढ़ जाती है। तो अब आप समझे कि पोएम्स में पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कंपैरिजन मतलब दो चीजों को हम कंपेयर करें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ यू आर एज स्वीट एज शुगर, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई मेरे यार। जी हाँ बच्चों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों को इस टॉपिक को लेकर। पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जिन्हें कहा जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच जिन्हें कहा जाता है, ये नाम सुनते ही घबरा जाते हैं बच्चे। मैम ये चीज क्या है, क्यों पढ़े हम इन्हें, एग्जाम में जरूरी है क्या, क्या क्या आएगा पेपर में, कौन से पढ़ने पड़ेंगे। हमने क्लास 9th में भी सीखा, 10th में भी सीखा, 11th में भी सीखा, 12th में भी सीखा, हमेशा सीखना है बेटा। इंग्लिश में प्रोज हो या पोएट्री, इंग्लिश में प्रोज हो या पोएट्री, उसको एनहांस करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। क्या यूज किए जाते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। जब उन्हें पोएम में यूज किए जाए स्पेसिफिकली तो उन्हें हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। और आसानी से समझना है, ये घर देखो, ये इमेज देखो, किसे फटा सा दीवार देखो, कितनी भद्दी लग रही है ना। पर अभी देखो यहाँ पर अगर सुंदर पेंट करा दिया जाए, बढ़िया फर्नीचर यूज करा जाए, इंटीरियर्स अच्छे से करा दे तो यही जगह कितनी सुंदर बन जाती है। उसी प्रकार से लिटरेचर को भी और बढ़िया बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। कौन से यूज किए जाते हैं बच्चों, लिटरेरी डिवाइसेस। तो समझ गए हैं लिटरेरी डिवाइसेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये उस पोर्शन को जो लिखा हुआ है उसको बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बना देती है। तो अब ये तो समझ गए पोएटिक डिवाइसेस क्यों यूज होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली पोएटिक डिवाइस होता क्या है, डेफिनेशन भी आपको बता दे ताकि आप समझ जाओ। अच्छा बात ये है, कोई भी चीज, इट रिफर्स टू एनीथिंग ए पोएट यूजेस टू एनहांस द लिटरल मीनिंग ऑफ देयर पोएम। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो पोएम का मीनिंग है ना, उसको और इम्प्रूव करने के लिए और एनहांस करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए पोएट जो भी यूज करे उसे हम कहेंगे पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे कि मैंने कहा, दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के बहुत जरूरी हिस्सा है ये, क्योंकि एक घर में फर्नीचर कितना इंपॉर्टेंट है, पेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर जितने इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पोएम्स में पोएटिक डिवाइसेस उतने ही इंपॉर्टेंट है। वो उसको और एनहांस कर देगी, सुंदर बना देगी। क्लियर एवरीबॉडी? सो इट इज देयरफॉर अ टूल दैट सिग्निफिकेंटली एनहांसेस अ पोएम सब्सटेंस, हाइटन्स इट्स फील और प्रोवाइड्स एसेंशियल रिदम। तो जो फील है पोएम को, उसको और फील बढ़ा देती है। पोएटिक डिवाइसेस को यूज करने की वजह से उसकी फील बढ़ जाती है और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। उसका जो सब्सटेंस है वो हम फील कर पाते हैं पोएटिक डिवाइसेस के यूज करने की वजह से। एंड यस, इट प्रोवाइड्स द एसेंशियल रिदम। जो जरूरी है, एक रिदमिक टोन जरूरी है, एक फील जरूरी है, वो प्रोवाइड कर देते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो अब आप समझे कि पोएम्स में पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आप बोलोगे अच्छा मैम, पोएम को एनहांस करने के लिए और बेटर बनाने के लिए पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, वैसे ही जैसे घर में फर्नीचर। तो मैम फर्नीचर में तो सोफा भी होता है, टेबल भी होता है ना, अलमारियां भी होता है, वैसे ही पोएटिक डिवाइसेस भी बहुत सारे हैं। कौन से अभी आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, वो सारे मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो सबसे आसान है वो है सिमिली। सिमिली सुनते ही फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सिमिली का मतलब है बेटा, सिमिली तब यूज होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब दो चीजों को हम कंपेयर करें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ यू आर एज स्वीट एज शुगर, यू आर एज स्वीट एज शुगर, तो मैं आपको चीनी से कंपेयर कर रही हूँ। शी इज लाइक अ चीता, मतलब ये चीता नहीं है, चीता की तरह उसमें तेजी है, एजिलिटी है, फास्ट है। समझ रहे हो, एज यूज कर लो और लाइक यूज कर लो, ये दोनों वर्ड्स यूज करके जब आप कंपेयर करते हो तो वो बन जाता है सिमिली। याद रखिए, कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। अगर आपको किसी लाइन में लाइक और एज दिख गया, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज्ड है। सिंपल, इजी। जैसे कि क्लास 12 की पोएम है माई मदर 66, उसमें मदर्स फेस को कंपेयर किया है विंटर्स मून के साथ, कि भाई सर्दियों में जैसा मून हो जाता है ना धुंधला सा, ज्यादा दाग होते हैं उस पर, ज्यादा नजर नहीं आता पर होता है, वैसे ही मदर का फेस भी हो गया था, उसमें बहुत सारे दाग हो गए थे, झुर्रियां हो गई थी।
तो ऐसे मदर्स फेस को विंटर्स मून से कंपेयर किया है। तो आप समझ रहे हो बच्चों कि कैसे सिमिली यूज किया गया है, बहुत सारी पोएम्स में यूज होता है। क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ऑलमोस्ट पोएम्स में ये यूज होता ही है। ओके, इजी है सिमिली, ज्यादा इजी करना है। यू आर एज स्वीट एज शुगर। ओके, आप ये बोल सकते हो शी इज एज ब्राइट एज अ सनशाइन। ठीक है, ओके। तो आप कोई भी एनिमल को किससे कंपेयर कर सकते हो, ये याक की तरह मोटी है ऐसे बोलना चाहो बोल सकते हो आप। तो कंपैरिजन होता है सिमिली में। ओके, अब अगला वर्ड आ गया है पोएटिक डिवाइस, वो है मेटाफोर। मेटाफोर में भी कंपैरिजन है। अब आप बोलोगे मैम सिमिली में भी कंपैरिजन, मेटाफोर में भी कंपैरिजन, फर्क क्या है? कंपैरिजन दोनों में है, फर्क पता है क्या है? सिमिली में लाइक और एज यूज किया था, बट मेटाफोर में कंपैरिजन होगा पर लाइक और एज यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं कह दूं यू आर अ चीता, ठीक है, मैं कह दूं कि ये लड़का चीता है, मतलब एक्चुअल में चीता है नहीं, हम चीता से कंपेयर कर रहे हैं, उसमें तेजी है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फास्ट है, बट मैंने एज यूज नहीं किया, लाइक यूज नहीं किया, पर कंपैरिजन कर रही हूं, तब वो कहलाता है मेटाफोर। ठीक है, सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम में टोपैज यूज्ड है, येलो कलर का टोपैज होता है, जो टाइगर्स के येलो कलर की ब्राइटनेस होती है उसको कंपेयर किया गया है यहाँ टोपैज से। तो ऐसे बहुत सारी पोएम्स में अलग अलग जगह अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ओके, ये भी क्लास 12th की ही पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसमें मेटाफोर ये यूज्ड है, टोपैज यूज किया गया है टाइगर्स की येलो कलर ब्राइटनेस दिखाने के लिए। टोपैज भी एक स्टोन होता है बेटा येलो कलर का, जैसे एमरल्ड सी। ओके, एमरल्ड सी ग्रीन कलर का सी समझाने के लिए ऐसे यूज कर देना। ओके, सो इस प्रकार से आप किसी को चीता कहो, एमरल्ड सी मतलब ग्रीन कलर का सी है, हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं सी के साथ उसको। तो क्लियर एवरीबॉडी, यहाँ पर कंपैरिजन होता है बट लाइक और एज यूज नहीं होता। सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस समझ गए हैं? वेल डन, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात होगी पर्सोनिफिकेशन। बहुत इजी है ये पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है ना, एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको हम पर्सन की ट्रेट्स देते हैं, ह्यूमनली ट्रेट्स दे देते हैं। जैसे कि एक नॉन लिविंग थिंग में अगर हम जान डाल दें, एक पोएम है क्लास 12 में रोड साइड स्टैंड, उसमें बोलते हैं बेचारा बड़ा दुखी है, रोड साइड स्टैंड भीख मांग रहा है। इंसान भीख मांग सकता है क्या? रोड साइड स्टैंड भीख मांग सकता है क्या? सोचो जरा। सो व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, एक नॉन लिविंग थिंग में अगर हम इमोशंस भर दे ह्यूमंस की तरह, जैसे फॉग को कैट से कंपेयर कर दिया, अरे फॉग तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, बोलता है कि फॉग आके बैठता है, इट सिट्स। फॉग इंसान थोड़ी है जो आके बैठ जाएगा, बट हमने उसमें ह्यूमनली ट्रेट्स डाल दिए। तो ऐसे होती है पर्सोनिफिकेशन। एक नॉन लिविंग थिंग को, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन ऑब्जेक्ट और एनिमल इज गिवन ह्यूमनली फीलिंग्स, थॉट्स और एटीट्यूड्स। हम एक नॉन लिविंग थिंग को, समझ रहे हो, एक एनिमल को भी अगर हम ह्यूमन फीलिंग्स दे दे, उसके थॉट्स या उसके एटीट्यूड्स दे दे, तो वो कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन। इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एन ऑब्जेक्ट और ए नॉन लिविंग थिंग। सिंपल है, नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह, ह्यूमन की तरह ट्रीट करें और वैसे उसको क्वालिटीज दे दे, तो वो कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये तो है ना, नाम से ही पता चल जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सन है नहीं, पर पर्सन की क्वालिटीज डाल दी है उसमें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हैं। एक और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सा पोएटिक डिवाइस है बच्चों ये, जिसका नाम है इमेजरी। इसका नाम है इमेजरी। इमेजरी सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? इमेज। तो यस, कुछ पोएम्स में कुछ फ्रेजेस यूज होते हैं, कुछ लाइन्स ऐसे यूज होती है, वो लाइन पढ़ते ही ना हमें लगता है अरे ये तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे कि लिखा है बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, तो आप समझ पा रहे हो, आपको सामने बुशेस नजर आ रहे हैं फूलों के साथ बहुत सारे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में ये यूज किया है, बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, मतलब आंखों के सामने वो इमेज आ जाना। माई मदर 66 एक पोएम है, उसमें एक फ्रेज यूज है स्प्रिंटिंग ट्रीज, मतलब ट्रीज भाग रहे हैं। तो आप फील कर पा रहे हो ना, आंखों के सामने तेजी से स्पीड में जाती हुई गाड़ी और ट्रीज ऐसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये पढ़ते ही तुम्हारी आंखों के सामने वो इमेज आ जाए, तब वो कहलाएगा इमेजरी। क्या कहलाएगा बच्चों? इमेजरी। मूविंग ऑन, वेरी इजी पोएटिक डिवाइस विच इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है बच्चों? एक साउंड का रिपीट होना, साउंड रिपीट होती है आगे आगे, तो साउंड कौन सी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, Betty Potter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, but a bit of better butter will make my batter better. पढ़ के देखो, ये बी साउंड कितनी बार आया है? बी साउंड देखिए, बी साउंड आप देख पा रहे हो कितनी बार आया? तो एक कॉन्सोनेंट साउंड का स्टार्टिंग में जब रिपीट होना होता है, इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहेंगे हम? एलिट्रेशन। क्लियर एवरीबॉडी? अगर आप पोएम्स में अपने एग्जाम्पल्स देखें,
बेनिफिशिएंट बीस्ट्स, सम शेप, नोबल नेचर, बेनिफिशिएंट बीस्ट। देख रहे हो साउंड का रिपीट होना। तो कॉन्सोनेंट साउंड शुरुआत में वर्ड्स के अगर रिपीट आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। बहुत सारी पोएम्स में एलिट्रेशन यूज किया जाता है। एक टोन, एक रिदमिक टोन आ जाता है एलिट्रेशन यूज, सिमिलर सी साउंड्स आने की वजह से अच्छा लगता है पढ़ने में, बोलने में, है ना। तो हेंस दिस इज एलिट्रेशन। जब कॉन्सोनेंट साउंड शुरुआत में वर्ड्स के आ जाए साथ साथ, तब उसे एलिट्रेशन कहेंगे। एक और बहुत ही बेहतरीन पोएटिक डिवाइस है, उसे हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया सुनते रही तो मैम मजाक सा लग रहा है, कॉमेडी से। ऑनोमेटोपिया ये क्या पोएटिक डिवाइस है? बहुत सिंपल है बेटा, साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स, साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स। जैसे कि हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, शुम, बुम, आ, ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, किसी चीज की आवाज, बिल्ली की आवाज म्याऊ, तो ये जो वर्ड है, हम कोई साउंड निकाल रहे हैं, ऐसे वर्ड्स अगर पोएम्स में यूज्ड हैं तो ये ऑनोमेटोपिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑनोमेटोपिया। जैसे कि एक ट्रेन तेजी से भागते हुए आपकी तरफ आ रही है, तो जो उसकी साउंड होगी, है ना, अगर वो साउंड को आप डिनोट कर रहे हो, साउंड, कोई साउंड, अगर आप साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे कि जैंगलिंग अगर वर्ड यूज किया, समझ रहे हो आप, तो साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स को हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया। पिटर पैटर, टपक टपक पानी टपक रहा है, समझ रहे हो आप, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज्ड है। तो कभी कभी कुछ साउंड्स प्रोड्यूसिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं पोएम्स में, उसे हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया। म्याओ से याद रख लेना ये। आगे बढ़िए, रिपीटिशन, ये तो नाम से ही आसान लग रहा है। अगर कोई वर्ड पूरी पोएम में 1 या 2 बार या 3 बार, कितनी भी बार रिपीट हो रहा है, सो रिपीटिशन कहलाएगा। जैसे माय मदर एट 66 जो पोएम मैंने जिक्र किया ना, उसमें लुक्ड वर्ड रिपीटेड है, स्माइल वर्ड रिपीटेड है, समझ रहे हो। अब कोई वर्ड रिपीट हो जाए तो रिपीटिशन, बहुत आसान है ये तो, है ना। अगर आपको कोई स्टैंजा दे दिया है, उसमें एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप लिख दो रिपीटिशन, ठीक है। आगे बढ़िए, रिफ्रेन। अब आप बोलोगे मैम रिपीटिशन और रिफ्रेन इसमें क्या फर्क है? रिफ्रेन में भी रिपीट हो रही हैं चीजें, बट यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन अगर रिपीट हो जाए एज इट इज, रिफ्रेन में वर्स, अ लाइन, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ लाइंस दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इन डिफरेंट स्टैंजास इज कॉल्ड रिपीटिशन। जैसे कि बेटा गाने होते हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये स्टैंजा है। बट जो फ्रेज है, कल हो ना हो, कल हो ना हो, हर बार गाने में 4, 5, 6, 7 बार कल हो ना हो फ्रेज यूज होता है, तो यस रिफ्रेन है, समझ रहे हो। जब पोएम्स में भी ऐसे एक लाइन या फिर एक स्टैंजा, 3-4 लाइन अगर रिपीट होती है तो वो रिफ्रेन कहलाएगा। क्लियर? इजी है रिफ्रेन तो। आगे बढ़िए, एनाफोरा। एनाफोरा बहुत आसान है। अगर तुम्हें पोएम में स्टैंजा में 2 लाइन दिखी और दोनों लाइन में सेम वर्ड से बिगिनिंग हो रही है, अगर सेम वर्ड से बिगिनिंग हो रही है तो वो कहलाएगा एनाफोरा। जैसे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कुछ नोटिस किया? दोनों लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है वो सेम है। कभी कभी वर्ड सेम होता है, कभी कभी फ्रेज सेम होता है, 2 वर्ड 3 वर्ड्स भी सेम हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहलाएंगे? इट इज एनाफोरा। देखिए, द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार 2 या 3 लाइनों में अगर आपको सेम वर्ड से बिगिनिंग नजर आ रही है तो वो कहलाएगा एनाफोरा। जैसे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट, डोंट, ऐसे डोंट, डोंट अगर 2-3 लाइन्स में लगातार आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एनाफोरा, है ना। इजी है ये भी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स। तो बेटा कि आपको याद है मैंने एलिट्रेशन में कहा था कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, वो जो साउंड थी वो सिर्फ स्टार्टिंग में रिपीट हो रही थी एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट्स में वो साउंड कहीं भी हो सकती है। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस, इट कैन बी एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द वर्ड। तो स साउंड, ट साउंड, ल साउंड, ब साउंड अगर लगातार एक सेंटेंस में रिपीट हो रही है, ये ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है, बीच में, एंड में, कहीं पर भी ये साउंड अगर रिपीट हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स में ये फर्क याद रखना बेटा। एलिट्रेशन में सिर्फ बिगिनिंग में होता है, सिर्फ बिगिनिंग में जब रिपीट होता है तो एलिट्रेशन कहलाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जब सिर्फ बिगिनिंग में साउंड रिपीट हो। यहाँ पर इन ए सेंटेंस इट कैन बी एट द बिगिनिंग, मिडिल और एट द एंड, है ना। बिगिनिंग में भी, बीच में भी, एंड में भी, कहीं पर भी। ओके, वो साउंड का रिपीट होना इज नथिंग बट कॉन्सोनेंट्स। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर वोवल साउंड हो तो वो कहलाएगा एसोनेंस। क्या कहलाएगा? अगर वोवल साउंड रिपीट हो रहा हो कहीं पर भी, ओके, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड अगर रिपीट हो रहा हो पूरे सेंटेंस में कहीं तो वो कहलाएगा एसोनेंस। इजी है कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स की साउंड्स पे डिपेंडेंट है ये तो। ओके,
यस। अब अगला देखिए, ये है एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट को बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, पर इससे आसान कोई पोएटिक डिवाइस है ही नहीं। एनजैम्पमेंट पता है कब यूज होता है? अगर पोएम में जैसे ऐसे 4 लाइन है, ठीक है, 4 लाइन है, लगातार इन लाइन्स के एंड में मैंने देखा कि पंक्चुएशन मार्क ही नहीं है। When at the end of the sentence, at the end of the line, there is no punctuation mark, then in this stanza enjambment is used. जैसे कि ये 4 लाइन है, आखिरी में यहाँ पे फुल स्टॉप दे रखा है, पर इन तीनों लाइन्स के एंड में कुछ नहीं है, तो इस पोएम में एनजैम्पमेंट यूज्ड है, आप ऐसा कह सकते हो। जैसे क्लास 12 की कीपिंग क्वाइट पोएम की कुछ लाइन्स में ऐसे ही एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो वो एनजैम्पमेंट कहलाता है। तो आई होप इट्स क्लियर। व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइन्स इन अ पोएम, एक ही लाइन 2-3, एक ही सेंटेंस 2-3 लाइन्स में ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है, आखिर में यहाँ आके खत्म हुआ, तो ये एनजैम्पमेंट यूज है। ओके बेटा, ये नाम, इनकी स्पेलिंग, इनका यूसेज आपको याद रखना। मैं एग्जांपल्स भी दे रही हूँ आपको ताकि चीजें आसान हो जाए। हाँ है ना, इजी है ना। चलिए अब एक बहुत ही आसान सा अल्यूशन। अल्यूशन मतलब कोई कैरेक्टर यूज कर लिया, जैसे कि शेक्सपियर को यूज कर लिया, रेपेंजल को यूज कर लिया, सुपरमैन को यूज कर लिया, कोई फेरी टेल कैरेक्टर मरमेड को यूज कर लिया, कोई फेरी टेल कैरेक्टर है जिसको हमने यूज कर लिया हमारी पोएम में। ओके, जैसे कि किंग आर्थर। ओके, अगर कोई जाना माना नाम, ओके, हिस्टोरिकल और वेल नोन पर्सन, प्लेस और थिंग इज यूज्ड इन दैट पोएम, देन इट विल बी कॉल्ड अल्यूशन। समझ लो, जो ऑलरेडी है, मतलब कोई कैरेक्टर है, उसको मैंने पोएम में मेरे यूज कर लिया, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एल्यूशन। क्लियर? एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिया आपको। आगे बढ़िए। ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो बच्चों को मुश्किल लगता है और इजी है, बट एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको समझना है। ऑक्सीमोरॉन इसका नाम है। ऑक्सीमोरॉन सुनते आपको याद आना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, मतलब दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें एक साथ यूज हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे देखो, ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी मतलब लालची और गुड डूअर्स मतलब अच्छे लोग। अरे लालची अच्छे लोग दोनों साथ में कैसे? लालची भी और अच्छे भी कैसे? तो आप समझ रहे हो, हियर द वर्ड्स आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर लाइक इट इज एन एंटीथेसिस, बट मीनिंग इज ऑपोजिट। डायरेक्ट ऑपोजिट्स नहीं है, पर उनका मतलब ऑपोजिट है। जैसे गुड बैड ऐसे नहीं, बट इनका पढ़ के हमें समझ आ रहा है भाई बिल्कुल ऑपोजिट चीजें। एंटीथेसिस में क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट। ओल्ड यंग, लॉन्ग शॉर्ट ऐसे यूज होता है, टॉल शॉर्ट, सॉरी। ओके, ऐसे। तो आप समझ रहे हो एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में क्या फर्क है? एंटीथेसिस में बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट वर्ड्स होंगे और यहाँ पर मीनिंग उनका ऑपोजिट होगा, उनका मीनिंग ऑपोजिट होगा, देन इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, दो ऑपोजिट चीजें साथ में यूज हो जाएं तब इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें यूज हो जाए। ठीक है, अब एक और पोएटिक डिवाइस है बेटा, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है बेटा? एक लाइन है, जैसे बोलते वी आर वेरी हैप्पी, अगर मैं आर वी हैप्पी, अगर मैं चेंज कर दूं चीजों को, तो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, तो मैंने क्या किया, सेंटेंस के जो वर्ड्स है उसको इधर उधर कर दिया है। टू अचीव अ पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एम्फोसिस, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड। नॉर्मल ऑर्डर वर्ड्स है वो रिवर्स हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इसको एनास्ट्रोफी भी कहते हैं। ओके, याद रखना, इन्वर्जन याद रखो कि भाई वर्ड्स को इधर उधर कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो हेंस इट इज इन्वर्जन। ठीक है, इजी एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप। अब एंटीथेसिस ऑलरेडी मैंने बोला था, ओल्ड एंड यंग, बिल्कुल ऑपोजिट है ओल्ड एंड यंग। यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट, बिल्कुल आस पास अगर ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं तो उसे हम कहेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में फर्क याद रखना, यहाँ पर भी ऑपोजिट वर्ड्स है, वहां पर भी ऑपोजिट वर्ड्स है, बट यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स है और ऑक्सीमोरॉन में मीनिंग ऑपोजिट होगा उसका। क्लियर एवरीबडी? यस, लेट्स मूव ऑन। राइमिंग। राइमिंग करना किसको नहीं आता? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, फॉर एवर नेवर, कीप स्लीप, डेड रेड, है ना। तो ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं, कई बार क्या करते हैं ना पोएट्स, अपनी पोएम में लास्ट में ना राइमिंग वर्ड्स यूज कर देते हैं, फिर वो राइम स्कीम बन जाती है ना। एग्जाम में आपसे पूछेंगे इसकी राइम स्कीम बनाओ, तो करना कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पर ऐसे लाइन्स दी जाएंगी, 4 लाइन, उसका आखिरी वर्ड आप देखोगे, आखिरी वर्ड आप देखोगे, आखिरी वर्ड देखोगे और देखोगे कि राइमिंग है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवर नेवर, कीप और स्लीप, इनके आखिरी वर्ड्स हैं, तो राइमिंग क्या बन जाएगी? ए बी बी। ए मैंने इसको दे दिया, नेवर फॉर एवर से राइमिंग है तो इसको भी ए दे दिया, कीप इन दोनों से राइमिंग नहीं है तो इसलिए मैंने दूसरा लेटर चुन लिया बी, स्लीप कीप से राइमिंग है इसलिए मैंने यहाँ दे दिया बी, तो इसकी राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी बी। एग्जाम में आपको स्टैंजा देकर उसकी राइम स्कीम पूछी जा सकती है, तो आपको राइम स्कीम बनानी आनी चाहिए बच्चों। कैसे बनाएंगे? आखिरी वर्ड्स हर लाइन के उठा लेंगे, चेक करेंगे कि वो राइमिंग है नहीं कि, और ये लेटर्स हम उन्हें डिनोट कर देंगे। ठीक है, सो म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, इंटरनल राइम क्रिएट करने के लिए राइमिंग
यूज की जाती है, ठीक है, ओके। और आखिरी पोएटिक डिवाइस मैं आपको बोलूंगी बेटा, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, मुश्किल समझते हैं इसको। इसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। दोबारा बोल रही हूँ, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये एक ऐसा सवाल है, बच्चे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आते हैं, स्किप करके आते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इनको ये याद नहीं होता जब ऐसे क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो लाइन देके पूछेंगे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है, जैसे कि यहाँ देखो पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक में कोई साउंड भी रिपीट नहीं हो रही है, ओके, कोई ऑपोजिट वर्ड्स भी नहीं है, तो ये है क्या? तो कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है। फिर आप बोलोगे मैम कैसे पता करें ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है? अगर गौर से आप देखो ध्यान से, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है वेयर एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग ए नाउन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट इज मेंट टू डिस्क्राइब अनदर नाउन इन द सेंटेंस। समझने की कोशिश कीजिए, एक एडजेक्टिव होता है बेटा, वो ना एक नाउन के साथ यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं गुड बॉय, लड़का है जो गुड है, पर अगर मैं गुड बॉय ये जो एडजेक्टिव है कहीं और ट्रांसफर कर दूं, ये नाउन जो है किसी और का मैं लगा दूं, तब वो कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे कि अगर हम यहाँ गौर से देखेंगे, पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक पॉलिश नहीं है, लोग पॉलिश हैं। सेल्फिश कार्स, यहाँ पर कार्स कैसे सेल्फिश हो सकती है, लोग सेल्फिश हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाउन जो है ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर एपिथेट ट्रांसफर हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एडजेक्टिव और नाउन जो साथ में होने चाहिए उसको जब ट्रांसफर करके कहीं और लगा देते हैं तब वो कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। आप समझ गए, इजी है ना? तो आई होप आप समझ गए हो, पॉलिश ट्रैफिक में ट्रैफिक पॉलिश नहीं है, सेल्फिश कार्स में कार सेल्फिश नहीं है, कोई और ही है, बट हमने इनके साथ जोड़ दिया, ट्रांसफर कर दिया एपिथेट को, इसीलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है, ठीक है। एडजेक्टिव को एपिथेट कहते हैं, ये मत सोचना भी एपिथेट भारी वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव क्वालिटीज बताने वाला एडजेक्टिव, क्लियर, गुड, एक्सीलेंट, वार्म, लविंग, एडजेक्टिव्स, ओके, ऐसे क्लियर एवरीबडी। तो आई होप अब आप ट्रांसफर्ड एपिथेट को भी समझ गए होंगे। So my dear students, these are the poetic devices which will be used mostly in your syllabus in for a year. Examination point of view अगर आप ये पढ़कर चले गए तो आराम से poetic devices में आप श्योर हो सकते हो कि मेरे नंबर नहीं कटेंगे। तो आई होप इस शॉर्ट से लेक्चर में poetic devices को लेकर, literary devices को लेकर जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते रहेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।